अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। बाद इलाके ऐसे होते हैं कि आप जब वहां जाएं तो उनकी एक ख़ास पहचान होती है। कुछ इलाके अपने नज़ारों की वजह से मशहूर होते हैं, कुछ वहाँ मुआशरत ऐसी है, बूदोबाश ऐसी है, कुछ लोग ऐसे वहाँ होते हैं जिनकी वजह से वो इलाके मशहूर हो जाते हैं। मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये इलाका तो माशाल्लाह इसके दाएँ बाएँ बहुत हसीन नज़ारे हैं, लेकिन इस इलाके के साथ बहुत सी तल्ख़ यादें वाबस्ता हैं। इस इलाके का नाम है थुआ खालसा। अगर आपको याद हो तो मैंने कोई मेरे ख्याल लगभग 3 साल पहले थुआ खालसा का कातिल कुआं के नाम से एक व्लॉग किया था, जिसमें यहाँ पेश आने वाले वाक़े के बारे में मुकम्मल तौर पर बताया था। मैं वो वाक़या तो नहीं दोहराऊँगा, लेकिन आज चूँकि मैं ओहसार टूरिज़म हाईवे या टूरिज़म एक्सप्रेस वे के साथ सफ़र कर रहा हूँ, तो मेरा गुज़र थुआ खालसा में हुआ तो मुझे बेख्तियार 1947 याद आ गया, जब यहाँ फसाद हुआ था और यहाँ बहुत से लोग मारे गए थे, सिख ख़वातीन ने खुदकुशी कर ली थी। मैं सिर्फ उस वाक़े को एक्नॉलेज करने के लिए ये व्लॉग कर रहा हूँ, छोटा सा व्लॉग है, ताकि वो वाक़या ताज़ा हो जाए। उसकी वजह ये कि जब मैं पहले यहाँ आया था तब भी और आज भी मैं जब यहाँ आया हूँ तब भी यहाँ के जो लोग हैं वो उस वाक़े पर शर्मिंदा हैं। उसकी वजह यह है कि उस वाक़े में यहाँ के मुकामी लोग मुलव्विस नहीं थे, बल्कि बाहर के लोगों ने हमला किया और उन्होंने वादा खिलाफ़ी भी की। एक तरह से उन्होंने वादा किया था कि हमें अगर पैसे दे दो तो हम जो है वो आपकी जान बख्श देंगे। ये इलाका चूँकि सिखों का था, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है सड़क के दाएँ तरफ, अगर आप चौक डोरी की तरफ से आएँ, रवात की तरफ से या रावलपिंडी की तरफ से आएँ, तो ये आपको सीधे हाथ में पड़ेगा। और ये उल्टे हाथ को मुसलमानों के घर थे और सीधे हाथ को सिखों के घर हुआ करते थे। कहते हैं कि 38-40 कनाल अराज़ी उनके पास थी और उन्होंने इकट्ठे अपने घर बनाए हुए थे। दरमियान में एक हवेली सरदार गुलाब सिंह की, जहाँ लोगों ने जाकर पनाह ली थी और बहुत दिन वहाँ वो मुकीम भी रहे। तो अब वो हवेली तो मसमार हो चुकी, उसकी जगह डिस्पेंसरी हॉस्पिटल बन गया और 4 दीवारी खींच दी गई है। उस इलाके के गिर्द जाओ, कभी सिखों का इलाका हुआ करता था। यहाँ जो फसाद हुआ, ऐसा नहीं कि वो एक दिन का काम था। मार्च 1947 का वो दिन था। कोई एक दिन तारीख जो है वो किसी के पास नहीं कि तारीख कौन सी थी। ये सारा मामला शुरू हुआ 3 मार्च 1947 को। मास्टर तारा सिंह जो अकाली रहनुमा था, उसने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर खड़े होकर ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान हमारी लाशों पर बनेगा। वो पहला दिन था जब सिखों ने खुलकर मुखालफत की पाकिस्तान बनने की। 4 मार्च 1947 को लाहौर और अमृतसर में फसाद फूट पड़े, क्योंकि मुसलमान ये चाहते थे कि पाकिस्तान बने और सिख, उन्होंने हिंदुओं को साथ मिलाया, बल्कि हिंदुओं ने सिखों को साथ मिलाया और उन्होंने ये कहा कि जी हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। लाहौर और अमृतसर में सिख और हिंदू जुलूस निकले, जिन पर मुबैना तौर पर मुसलमानों ने हमला भी किया। कुछ लोग कहते हैं कि सिख और हिंदुओं ने हमला किया और कुछ कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों ने हमला किया। 5 मार्च को होली का त्यौहार था, हिंदुओं का एक त्यौहार, इसमें रंग फेंके जाते हैं एक दूसरे पर, खुशी का त्यौहार है। कहते हैं कि मगरबी पंजाब में, जिसमें लाहौर भी शामिल था, होली के त्यौहार पर हिंदुओं ने जब अपनी रस्में शुरू की तो मुसलमानों ने उन पर हमला किया, मुसल्लह हमला किया। 200 अफराद उसमें मारे गए, जिनमें बेशतर हिंदू थे। उसके बाद फिर ये फसाद रुके नहीं, बल्कि ये फैलते चले गए। शुमाली पंजाब के शहर, ख़ासतौर पर रावलपिंडी, पहले शहर में फसाद हुआ और फिर ये फसाद देही इलाकों में फैल गया। जब ये देही इलाकों में फैला तो कुछ लश्कर आया हुआ था, कबायली लश्कर जिसके बारे में कहा जाता है। मैंने नहीं देखा, मैंने भी ज़ाहिर सी बात है किताबों में पढ़ा है। कुछ लोग अब ये कहते हैं कि जी कबायली नहीं थे, नहीं होंगे। वो कुछ कहते हैं जी कि पख्तून भी नहीं थे, नहीं होंगे। मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं देता। उसकी वजह ये कि इस वाक़े को अब कोई 77-78 साल हो गए हैं, लिहाजा अगर कोई इनकार करे तो मुझे उससे कोई मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये वाक़या किताबों में पढ़ा है और जो किताबों में लिखा हुआ है सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ अफसोसनाक था। कहते हैं कि उन्होंने पहले रावलपिंडी पर हमला किया। 22 नंबर चुंगी बहुत मशहूर जगह है, वहाँ सिखों के बहुत से घर थे, लेकिन जब उन्होंने हमला किया, अच्छा यहाँ मैं अपने नाज़रीन से माज़रत चाहता हूँ, ये वो कबायली लश्कर था जो बाग सरदारा में आकर रुका हुआ था। पहले उन्होंने चांग मारी करके जो बाग सरदारा में एक लाख लगा हुआ था उसे तबाह किया, बर्बाद किया, और उसके बाद फिर वो हमलावर हुए 22 नंबर चुंगी पर। 22 नंबर चुंगी पर जो घर थे सिखों के, उनमें एक घर था जो इंडिया के साबिक आर्मी चीफ थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, उनका ससुराल था वहाँ। और भी सिख घराने अब आते, हवेलियाँ भी मौजूद हैं 22 नंबर पर। मेरी बात की तायीद के तौर पर वो सारी सिखों की हवेलियाँ थी, वो थे मुसल्ला। जब मुसलमानों ने हमला किया तो वहाँ से जवाब में गोली चली और वो फिर मुंतशिर हो गए। ये नहीं पता कि कितने लोग मारे गए सिखों की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से, लेकिन ये ज़रूर लिखा हुआ है कि 22 नंबर हमले के बाद वो लोग मुंतशिर हो गए और फिर वो रावलपिंडी के देही इलाकों में फैल गए। और यहाँ करीब एक जगह है चुआ खालसा, वहाँ भी वो लोग पहुँचे। ये इलाका चूँकि सिखों की अमलदारी में था,
उनका अक्सरियती इलाका था, लिहाजा उन्होंने इस तरफ का रुख किया। थुआ खालसा पर उन्होंने हमला किया। एक दिन वो आए और वो सिखों ने उनसे कहा कि आप हमसे तावान ले लें, लेकिन हमें मारे मत। वो राज़ी भी हो गए, लेकिन अगली सुबह उन्होंने दोबारा हमला कर दिया, यानी मुआहदा तोड़ दिया। मुआहदे पर पहुंचकर मुआहदा तोड़ दिया। ज़बानी हुआ था या तहरीर हुआ था, इसके बारे में मुझे नहीं खबर। वो अगले दिन जो हमला हुआ, कहते हैं कि उसमें मजमूई तौर पर 300 अफराद मारे गए थे, जिनमें 90 सिख खवातीन ने एक कुएं में कूद कर खुदकुशी कर ली थी। चूहा खालसा का मैंने बताया 150 सिख वहाँ भी मारा गया। जो सरकारी आदाद शुमार है उनके मुताबिक ज़िला रावलपिंडी में 2263 अफराद मजमूई तौर पर मारे गए। अब इनमें मुसलमान कितने थे और सिख कितने थे, इस बारे में कोई वजाहत मौजूद नहीं। बाद के जो मुहक्किकीन हैं उनके मुताबिक मारे जाने वाले अफराद की तादाद 4 से 8 हज़ार के दरमियान थी, लेकिन इससे ये कोई तखसीस नहीं कि इनमें मुसलमान कितने थे और हिंदू और सिख कितने थे। लेकिन ये कहा जाता है कि ज़्यादातर सिख जो है वो मारे गए। तो ये जो मतलब थुआ खालसा का जो वाक़या था, या चूहा खालसा में जो कत्लेआम हुआ, टेक्सला में जो लोग मारे गए, कहते हैं कि पंजाब को तकसीम करने में इस कत्लेआम ने एक बुनियादी किरदार अदा किया। अगर ये सब कुछ ना होता तो शायद पंजाब तकसीम ना होता। व्लॉगिंग हर गुजरते दिन के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है। मैंने एक तवील सफ़र तय किया है, जिसमें हालात की सख्तियाँ, मौसमों की शिद्दतें और तवील फासलों का सफ़र भी शामिल है। मैंने अपने नाज़रीन से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्हें ऐसी मालूमात दी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनके काम आ सकती हैं। और अब मैं अपने नाज़रीन से ताउन का तलबकार हूँ। मुझे व्लॉगिंग का ये सफ़र जारी रखने के लिए आपकी माली एआनत की ज़रूरत है। मैंने अपने बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए 2 अकाउंट नंबर दिए हैं, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और एक बैंक अल फलाह का है। और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर और अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज किया है। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आप मुझसे माली ताउन करें ताकि मैं ये सफ़र जारी रख सकूँ। जो मैंने काम शुरू किए है अपने विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने का और उन्हें मालूमात देने का, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला के फजल करम से, आपकी दुआओं से और आपके ताउन से मैं इस सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ। लिहाजा दरख्वास्त करता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो मेरी मदद करें। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड की तशहीर है, कोई स्पॉन्सरशिप है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे बाद नाज़रीन ने तबसरों में लिखा है कि जी मैं चंदा मांगने लग गया हूँ या मैं भिखारी बन गया हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये उस सफ़र के अखराजात हैं जो मैं किसी न किसी तौर पर पूरे करना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह के तबसरे करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मुझे कुछ ना दें, सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें। मेरे लिए ये दुआएँ ही काफ़ी हैं और मुझे यकीन है कि चूँकि दुआएँ हमेशा के लिए होती हैं, ये इस ज़िंदगी में मेरे काम आएंगी और मेरी अगली ज़िंदगी में भी, यानी आखिरत के बाद भी मेरे काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तंज़ ना करें, तबसरे ना करें, मदद कर सकते हैं तो करें, वरना कम अज़ कम दुआ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इस कत्ल व गारतगरी के नतीजे में ये हुआ कि जो सिख और हिंदू थे उन्होंने मुतालबा किया कि पंजाब को तक़सीम कर दिया जाए और 8 मार्च 1947 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने पंजाब की तक़सीम की करारदाद मंजूर कर ली और फिर 14 अगस्त को ये सारा कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ये तो था थुआ खालसा का वो वाक़या जो नहायती कर्बनाक, दर्दअंगेज़ और हौलनाक वाक़या था। ये आज भी यहाँ के जो लोग हैं थुआ खालसा के, वो इस बात पर शर्मिंदा हैं कि ये वाक़या उनके गाँव में क्यों हुआ। जो मुसलमान हैं यहाँ के, जो उनकी औलादें हैं, वो आज भी कतराती हैं इस पर बात करते हुए। वो कुआं आज भी मौजूद है जहाँ सिख औरतों ने खुदकुशी की थी। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में वो कुआं भी आपको दिखाया था, वो गुरुद्वारा भी दिखाया था, जिसकी बहुत थोड़ी सी चीज़ें बाकी रह गई हैं। लेकिन इससे हटकर भी ये थुआ खालसा को जो गाँव था, ये बहुत मशहूर गाँव था सिखों के हवाले से। यहाँ के मकामी लोगों ने मुझे बताया है कि ये थुआ का इलाका एक ज़माने में बहुत बड़ी मंडी हुआ करता था। ये जो आपको इलाका सामने नज़र आ रहा है, ये सारा सर्राफा बाज़ार था और इसमें हिंदुओं और सिखों की दुकानें हुआ करती थी। लोग आज भी यही कहते हैं कि जब हमला हुआ तो जो यहाँ के मकामी सिख थे ख़ास तौर पर और हिंदू भी, उन्होंने मुसलमानों के घरों में आकर पनाह मांगी उनसे, यानी जो यहाँ के मुकामी रहने वाले थे। लेकिन मुसलमान चूँकि माली तौर पर कमज़ोर थे, वज़ीर खान उस ज़माने में सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था। वहाँ से सारा साजो सामान ऊँटों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर लद कर यहाँ आया करता था थुआ। और थुआ में हिंदू और सिख यही साहूकार हुआ करते थे, यही पैसे वाले लोग थे। कारोबार भी इन्हीं के पास था, हुक्मरानी तो थी लेकिन कारोबार भी इनके पास था। लेकिन इसके बावजूद जब
मुसलमानों ने हमला किया तो उन्होंने मुसलमानों से ही पनाह तलब की। ये अलग बात है कि मुसलमान यहाँ थुआ के जो मुकामी मुसलमान थे वो कमज़ोर थे और वो उन्हें पनाह नहीं दे सके या उन्हें बचा नहीं सके। इसी वजह से थुआ के लोग आज भी अफसरदा हैं। सिखों का एक मशहूर बाहिस था जिसका नाम था अवतार सिंह वाहेरिया। बाहिस कहते हैं मुबाहिसा करने वाले को या मुनाजरा करने वाले को। तो सिखों का अवतार सिंह वाहेरिया उनका बहुत मशहूर बाहिस था। वो 12 जून 1848 को यहीं पैदा हुआ, यानी थुआ खालसा में, और सिख उसका नाम बड़े एहतराम से लेते हैं। इसी तरह एक और पंडित निहाल सिंह थे, वो 1874 में थुआ खालसा में आए थे और उन्होंने यहाँ एक डेरा कायम किया था जिसका नाम था दुख भंजानी। वहाँ वो लोगों को तालीम दिया करते थे गुरबानी की, और जो इनकी मुक़द्दस किताब है गुरु ग्रंथ साहब की। कहा ही जाता है कि उस ज़माने में कल्लर सैयदा के बाबा खेम सिंह बेदी, जिनका बेदी महल बहुत मशहूर था और मैं उसका व्लॉग भी करके अपने नाज़रीन को दिखा चुका हूँ, वो बाबा खेम सिंह बेदी उन्हें यहाँ लाए थे थुआ खालसा, और फिर वो यहीं के होकर रह गए और उन्होंने यहीं जो है वो लोगों को तालीम देनी शुरू कर दी। सारा कुछ ख़त्म हो गया, कुआँ बाकी है, गुरुद्वारे का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, सरदार गुलाब सिंह की हवेली ख़त्म हो गई, सिखों के घर ख़त्म हो गए, लेकिन एक और यादगार जो है वो बाकी है जो सिखों के दौर से चली आ रही है, वो ये कुआँ है। ये कुआँ अब तो खैर इसका नाम भी मुख्तसर करके थुआ खालसा, कुछ जगहों पर थुआ खालसा लिखा हुआ है और कुछ जगहों पर जो है वो सिर्फ थुआ लिखा हुआ है। मैंने कहा मैं थुआ खालसा आया हूँ तो पहले मैंने आपको वो कुआँ दिखाया था जिसमें सिख ख़वातीन ने कूद कर खुदकुशी की थी। आज मैं आपको वो कुआँ दिखाता हूँ जो सिख अपनी यादगार के तौर पर छोड़ गए। ये वो कुआँ है, अब खैर इसकी सफाई सुथराई हुई है, तामीर इसकी पुरानी है, अंदर चूँकि अंधेरा है अभी ये काबिल इस्तेमाल है। ये पीने के पानी के लिए भी इस्तेमाल होता है और दूसरे पानी के लिए भी। अंदर इसकी एक तख्ती लगी हुई है जिस पर इसकी तारीख़ लिखी हुई है कि ये कुआँ कब बनाया गया। तो मैंने अज़मत फ़ारूक साहब से दरख्वास्त की है कि मुझे इसकी तस्वीर भेज दें क्योंकि अंदर अंधेरा है और ये गोप्रो वहाँ तक जा नहीं सकता। अगर जा सकता होता तो मैं यकीनन उतर कर आपको वो तख्ती ज़रूर दिखाता। तो अज़मत फ़ारूक साहब मेरे साथ हैं, इन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं आपको भिजवा दूँगा। पता नहीं भिजवा भी दी हो व्हाट्सएप पर, मुझे नहीं पता। वो आ गई है जी, वो तख्ती भी मैं साथ लगा देता हूँ। तकरीबन 1932 या 1936 कुछ इस तरह की इसकी। अज़मत साहब को 2 जुमले, आपके गांव में जो फसाद हुआ मुझे लगता है कि आपको उस पर आज भी शर्मिंदगी है। नहीं, शर्मिंदगी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन अफसोस ज़रूर है क्योंकि हमने तो या जो हमारे अबा अजदाद थे उनमें से किसी ने नहीं किया। ये जो बाहर से कबैदी या जो दंगर साथ वाले लोग थे उन्होंने आके जो है ना यहाँ पे वो कत्ल गारत की या जो भी तोड़ फोड़ की है, तो यहाँ के मुकामी लोगों ने जो है ना वो इस तरह का कोई काम नहीं किया, बल्कि आज तक वो अफसोस कर रहे हैं इस बात से कि सिख और हिंदू जो भी लोग यहाँ पे रह उस वक्त के आबाद थे में, तो उनके साथ आपस में भाईचारा था, एक दूसरे को वो खुशी गमी हर तरह से जो है ना सपोर्ट करते थे। तो आज भी वो कुछ लोग जो उनकी याद में जो है ना वो अफसरदा हो जाते हैं, तो यहाँ के मुकामी लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया। मैं खैर शायद शर्मिंदगी का गलत बोल गया हूँ, लेकिन अफसोस की बात तो वाकई है क्योंकि जब इस इलाके में आते हैं तो इस इलाके की खूबसूरती को देखते हैं और जब ये अफसोसनाक वाक़या सुनते हैं तो वाकई दुख होता है कि इतने खूबसूरत इलाके में इतना बदसूरत वाक़या क्यों हुआ। तो मैंने बताया है कि यहाँ के मुकामी लोगों को अफसोस है इस बात पर कि ये वाक़या क्यों हुआ। वो हमारा हम अगर यहाँ के हमारे बावजदाद रहते थे, अगर हम अपने मुँह से बोलें तो वो यानी कि अपनी बड़ाई करने वाली बात है, क्योंकि जो यहाँ से माइग्रेट करके हैं ना जो सिख जी जो उनके ब्लॉग वगैरह भी आते हैं वो भी यही बोलते हैं कि यहाँ के मुकामी लोगों ने हमारे साथ कोई इस तरह का दंगा फसाद नहीं किया। ये जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने जो है ना इस तरह की एक्टिविटी की है। चलिए जी, अब आपका ये गांव पुरसकून है, अल्लाह ताला इसे हमेशा सलामत रखे, पुरसकून रखे। और ये भी बड़ी बात है कि अगर आपको अफसोस भी है कि ये वाक़या यहाँ क्यों हुआ, हालांकि आप नहीं थे उस वक्त, मैं नहीं था उस वक्त, हमने सिर्फ सुना है लोगों से या किताबों में पढ़ा है। हमें भी अफसोस है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर सदियों से वो लोग रह रहे थे तो रहते रहते, ऐसे ही अब भी क्या फ़र्क पड़ गया। इंडिया में भी तो मुसलमान और हिंदू और सिख मिलकर रह रहे हैं, तो यहाँ भी रह लेते तो क्या हो जाता। चलें जी, बहरहाल खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला इस गांव को भी सलामत रखे। ये उमैर साहब हैं, ये भी मेरे साथ हैं। अल्लाह जो है वो इस गांव के रहने वालों को हमेशा सुखी रखे, पुरअमन ज़िंदगी से रहें और खुशगवार एक दूसरे से ताल्लुकात हो। आप सबका बहुत शुक्रिया सरकार, खुश रहें। कुआं तो सिखों का है या सिख अपनी यादगार छोड़ गए, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले मुसलमान भाई हैं उन्होंने इसकी तज़ीन व आराइश की है। बैठने के लिए जगह बनाई है, ये बेंचें लगी हुई हैं, साथ इसी तरह का संग मरमर का
एक मेज़ बनाई गई है। ये दूसरी बेंच है, यानी अगर आप यहाँ आएँ तो थोड़ी देर सस्ता सकते हैं। पानी तो खैर आपको पीने को मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ आप बैठें, आराम करें, पानी पिएं और कुछ देर गर्मी की तपिश से निजात मिल सकती है। ये पानी मेरे ख्याल पीने के लिए भी है, पीने के लिए भी है जी ये पानी है, यानी इतना पुराना कुआं है और 1932 में बना। सर वो बोर्ड थले लग गया है, मेरे को जान नहीं होता होते वरना मैं टुर जाता होते, जरूर टुर जाता। तो ये जनाब हाँ वो बनाई गए। चलो अल्लाह करे जी आपको पानी मिलता रहे यहाँ से, इसलिए कि आजकल पानी की बड़ी शार्टेज है, खासतौर पर पीने के पानी की जो है वो हवाले से हम लोग बड़े परेशान हैं। सैलाब तो आता है लेकिन वो सब कुछ साथ बहा ले जाता है। अल्लाह करे ये कुआं हमेशा इसी तरह फलता फूलता रहे। ये एक यादगार भी है और ये अच्छी बात है कि आपने उनकी बनाई हुई चीज़ की दोबारा तज़ीन और आराइश की है। ऊपर ये छत भी डाली है जी, ताकि पानी भरने वाले लोग जो यहाँ आते हैं उन्हें गर्मी ना लगे या धूप तंग ना करे। जो मेहमान आते हैं जी वो भी यहाँ बैठते हैं। ये एक बुज़ुर्ग हैं यहाँ के, तो खालसा के रहने वाले, उन्होंने मुझे बताया है। बहरहाल अल्लाह करे इनके गांव को मज़ीद किसी की नज़र ना लगे। जो कुछ हो चुका वो तो हो चुका, उसे हम लौटा नहीं सकते। जो गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे कि इस गाँव को कोई गर्म हवा भी छुए। कुआं की तख्ती पर जो तहरीर लिखी हुई है उसके मुताबिक ये कुआं माई पार्वती बेवा बाबू अर्जन सिंह वल सुंदर सिंह ज़ात इस्सत सकनाथुआ खालसा ने अपने धर्मपति की यादगार में बनवाया। दिसंबर 1925 यहाँ तारीख पढ़ी जा रही है और आगे जो है वो 1986 में इसकी दोबारा तसीन व आराइश की गई है। पीछे एक स्कूल भी है और कुछ इमारतें और भी बनी हुई हैं, उन पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की तख्तियाँ लगी हुई हैं। एक तख्ती पर लिखा हुआ है कि इमारत हाजा पंचायत तुआ खालसा ने अहदाफ कसीर तामीर करके बराए तालीम हवाला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की। इसका संग बुनियाद जनाब सरदार बिक्रम सिंह साहब BAPES डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर मदारिस रावलपिंडी ने अपने दस्ते मुबारक से बतारीख 1 मार्च 1931 को रखा। स्कूल की एक और तख्ती है, उस पर तहरीर है इमारत स्कूल थुआ खालसा की इफ्ताही रस्म श्रीमान सरदार उत्तम सिंह साहब दुग्गल, हल्फरशीद सरदार भगवान सिंह साहब ठेकेदार साकन धमयाल ने बतारीख 30/5/31 अपने दस्ते मुबारक से किया। एक तीसरी तख्ती है, उस पर लिखा हुआ है कि इस स्कूल की इमारत के लिए ज़मीन सरदार नारायण सिंह शनावर सिंह या शंदूर सिंह चंढोग की औलाद ने अपने बुज़ुर्गों की यादगार में दी। ये यादगारी तख्तियाँ नसब है जो अब सिर्फ यादें ही रह गई हैं। स्कूल मौजूद है लेकिन अब उसका नाम तब्दील हो चुका और ये तख्तियाँ भी मौजूद हैं। इन तख्तियों पर लिखी हुई तहरीर इस बात की गवाही देती है कि जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने इस गाँव को बनाया, संवारा और आने वाली नस्ल के लिए ये बंदोबस्त भी किया कि वो तालीम हासिल कर सकें। थोड़ा खालसा से आगे निकलें तो बटोर और मटोर के बाद नारा। एक ज़माने में नारा भी सिखों का गढ़ हुआ करता था। कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान से पहले इस इलाके और इस शहर के हुक्मरान सिख ही थे। मैं जिस इमारत के सामने खड़ा हूँ ये अब भी पोस्ट ऑफिस है और पहले भी पोस्ट ऑफिस था। चौधरी लक्ष्मीदास जौहर के छोटे भाई थे रावल चंद जौहर, और ये उन्हीं की इमारत थी और पोस्ट ऑफिस वालों ने इसे किराए पर हासिल किया था। बाद में लक्ष्मीदास तो अम्बाला चले गए जबकि रावल चंद कानपुर चले गए, यानी 1947 में हिजरत करके। कहते ये हैं कि ख़ुद रावल चंद जौहर भी पोस्ट ऑफिस के मुलाजिम थे और उन्होंने कानपुर जाके भी डाकखाने की नौकरी ही की। ये इस इमारत की यादें वो साथ ले गए। ये इलाका अब तो खैर मुसलमानों का है, सिख अरसा हुए चले गए, लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ बरादरी सिस्टम अब भी बहुत मजबूत है और ज़ात पात बहुत अहमियत रखती है। शायद इसी वजह से इस इलाके में पुठहार के दूसरे इलाकों की निस्बत गुर्बत कुछ ज़्यादा है। तो ये एक इमारत मुझे नज़र आई पुराने दौर की। पोस्ट ऑफिस, ये लेटर बॉक्स लगा हुआ है अब भी, और अब भी पुरानी ईंटें कुछ नई, लेकिन ये इमारत यहाँ से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाती है क्योंकि आगे सारा कुछ ताला बंद है, ताले लगे हुए हैं, अंदर नहीं जा सकता मैं, वरना मैं आपको ये इमारत भी ज़रूर दिखाता। मुकामी लोगों की मदद से मैंने लखी चौबारा भी तलाश कर लिया है। ये गली स्कूल के साथ वाली गली, पोस्ट ऑफिस वाली गली ये कहलाती है नारा, और मैं इस वक्त उसी गली में घूम रहा हूँ। मुझे बताया गया कि ये सामने जो पीपल का दरख्त नज़र आ रहा है इसके नीचे जो इमारत है यही वो लखी चौबारा है जो चौधरी लक्ष्मीदास जौहर ने बनवाया था। बाद में वो चले गए यहाँ से। ये नारा की मशहूर व मारूफ इमारत हुआ करती थी, अब तो खैर इसकी हालत बिगड़ गई, ख़राब हो गई, यानी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी।
इस पर दफ्तर पटवार सर्कल नारा लिखा हुआ है। ये लगता है जी कि किसी ज़माने में वाकई चौबारा होगा। ये इसके 2 पिलर्स भी नज़र आ रहे हैं, ये पिलर्स हैं इसके, और ये ऊपर जाली लगी हुई है। मेरा ख्याल है दुकानें बन गई हुई हैं। और ये जी वो चौबारा, लखी चौबारा, नारा का मशहूर लखी। ये नीचे तो हालत ख़राब हो गई है, ज़ाहिर है किसी ने मेरा ख्याल या तो क्लेम में मिली नहीं, और अगर किसी को क्लेम में मिली है तो उसने इस पर तवज्जो नहीं दी। करीब से मैं दिखा दूँ इसके जो पिलर्स बने हुए हैं गोलाई में, जो पुराना अंदाज़ था उसी तरह के ये बने हुए हैं। ऊपर से अब इसकी हालत दिगरगू है, लिहाजा इसे हम नहीं संभाल सके। ये अंदर कचरे का ढेर, और ये टूटा हुआ दरवाज़ा। मेरा ख्याल इसकी छत वगैरह भी टूट गई हुई है, इसकी छत भी टूट गई हुई है। ये इसके अंदर का हाल है। छत के नीचे जाना ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि छत खासी झुक गई हुई है, और उधर से तो खैर बिल्कुल ही गिर गई हुई है, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। और उधर है भी क्या, सिर्फ इतना ही है जितना आपको कैमरे की आँख दिखा रही है। एक मेहरबान यहाँ के मुकामी साथ ले आए हैं मुझे कि जी इधर से रास्ता है लखी चौबारे पर जाने का। ये छोटा दरवाज़ा, और ये आगे रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जी, ये बिल्कुल है। ये लखी चौबारे के ऊपर मैं जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। ये साथ साथ यहाँ के मुकामी हैं। हाँ जी, खासी मखदूस हालत में है ये। जहाँ से मैं आया हूँ वो सीढ़ी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हट गई हुई जगह से, ये जगह है जी, ये लखी चौबारा। बस अब छोड़ें, जहाँ तक जाया जा सकता है। इतना आगे जाकर हमने क्या करना है, यहीं से दिखा देते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी सरकार। ये जी लखी चौबारे का ऊपर का हिस्सा। मेरे एक यहाँ मुकामी भाई थे, उन्होंने मेरी रहनुमाई की, तो मैं यहाँ आया ताकि मैं आपको ये भी दिखा दूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अलीम ख़ान, नारा के रहने वाले हैं, और इस वक्त हम खड़े हैं लखी चौबारा के नीचे। अलीम ख़ान साहब, ये इस लखी चौबारा के हवाले से आपकी क्या याददाश्त में चीज़ें हैं? देखिए सर जी, मेरी उम्र इतनी तो नहीं है, लेकिन हम सुनते रहते हैं ये बहुत पुरानी इमारत है। तो इधर तकरीबन ज़्यादातर हिंदू लोग रहते थे, बहुत अमीर तरीन लोग थे। ये बहुत बड़ी इमारत थी। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बहुत दूर तक था, तकरीबन 4-5 मंजिल का था। तो ये सरकार ने बेच दिया था। ऊपर वाला हिस्सा जो है सरकार का है, नीचे हमारे जो है ये दुकानें वगैरह हैं, मकान है। तो ये उस टाइम की बहुत पुरानी इमारत है। ये बांडी का आप मुझे कुछ बता रहे थे कि ये बांडियाँ जो है ये पुराने ज़माने की जो होती थी ना, ये घर है पुराने ज़माने की, जिधर हम लोग रहते थे। हमारे बाप दाद 1947 में इधर पाकिस्तान में आए थे। सही। तो ये उनको उस वक्त जो है ना सरकार ने दिए थे, तो रहते थे वो। तो ये बहुत पुरानी है, ये आगे तक जाती है। इसके ऊपर से तकरीबन सड़क भी जो है ना बाजार की, वो इसके ऊपर तक जाती है। इसके ऊपर ये सुरंग बनी हुई है। हाँ जी, ये सुरंग है। ये वैसे नीचे से आपको नीचे ऊपर से सुरंग नजर आती है, नीचे ये मकान ही है। अच्छा, घर है बाकी? हाँ जी, अभी तो इधर नहीं रहते हैं। सही। इधर आगे नए घर बना लिए हैं हमने। तो ये पुरानी इमारत जो है उधर है। लेकिन जो हिंदू और सिख यहाँ रहते थे वो यहाँ रहा करते थे। हाँ जी, वो हिंदू और सिख इधर रहते थे। ये शहर ही आपको पता है, इधर नारा जो है ये इसको अभी बोलते हैं ये हिंदुओं का शहर है। सही। हाँ, इस टाइम भी लोग यही बोलते हैं कि हिंदुओं का शहर है। और मटोर को नहीं बोलते? मटोर को नहीं बोलते, लेकिन इसको बोलते हैं, क्यों? तो ये शहर था, मटोर शहर नहीं है ना। अच्छा। ये पुराना शहर है। अच्छा, थोड़ा खालसा बड़ा था, ये बड़ा था? ना, ये बहुत बड़ा था। ये इतना बड़ा था, आप अंदाजा लगा लें, तकरीबन कश्मीर की जितनी भी तिजारत होती थी ना, ये इसी रास्ते से होती थी। गुड। हाँ, सलग्रां के रास्ते से आते थे लोग, तो खचरे लेके। हम तो चलो, हम वैसे हम भी, आपकी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन तारीख जो है हमें यही बताते हैं। सर, हमारी भी इतनी उम्र नहीं है। हाँ, लेकिन वो तो हम एक जैसे ही है ना, तकरीबन। लेकिन हम भी तारीख बताने निकले हुए। और ये खजूर जो है वो ये कहाँ से आ गई? ये खजूर हमने जो है ना ये पौधा लगाया था जी, मेरे वालिद साहब ने। अच्छा। तकरीबन इसको खजूर को हो गए होंगे, तकरीबन कम से कम हो गए होंगे 50 साल हो। अच्छा जी जी। तो ये खजूर लगती है इसको? जी, खजूर नहीं लगती है, कहते हैं ये नर है, इसमें पता नहीं कोई मादा। नर और मादा का हिसाब होता है। बिल्कुल होता है जी, नर खजूर और मादा खजूर होती है। जी। बाकी हमारा जो है नारा जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तारीखी शहर है, अच्छा है, विजिट के लिए भी अच्छा है, सैर तफरीह के लिए भी बहुत प्यारी जगह है ये। चलो जी, अल्लाह आपके नारा को हमेशा आबाद रखे। आमीन। आपको खुश और सलामत रखे। आमीन। और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन। बहुत शुक्रिया। इस जगह से मैं ऊपर गया हूँ ये सारे इसके बाले चले
नीचे ईंटें इसकी निकली हुई हैं। ये नीचे आबिद साहब हैं, खतरनाक है आबिद साहब लेकिन हम बच बचा के आ गए हैं और ये मेरे साथ अमीन राजपूत साहब हैं। अमीन साहब कैसा लगा आपको लक्की चौबारा? जी मैंने अभी आपको बचाया है क्योंकि ये नीचे से सारा कुछ निकला हुआ है जहाँ आप ऊपर खड़े हुए थे, तो अब बहुत मखदूश हालत है, बहुत ज़्यादा मखदूश हालत है। चलो जी, अल्लाह खैर करने वाला है। थोआ खालसा और नारा मटोर की तारीख़ का व्लॉग यहीं तक। उसकी वजह ये कि इस इलाके में जहाँ मैं आया था टूरिज़म हाईवे का व्लॉग करने के लिए, मैंने कहा कि साथ साथ को थोड़ी सी तारीख़ की खोज निकालते हैं, तो कुछ थोआ खालसा में दिखाया और बाकी नारा में। दो इमारतें मुझे मिली, एक लक्की चौबारा और एक पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस भी मैंने आपको दिखा दी और लक्की चौबारा की जो मखदूश इमारत है वो भी मैंने आपको दिखा दी। मैं यहाँ आकर जब मैंने देखा इस इमारत की हालत, तो मुझे ख़ुद भी खौफ आया कि मैं इसी के ऊपर खड़ा था और यहाँ से ये सारा कुछ निकला हुआ है। नीचे अमीन राजपूत साहब थे, उन्होंने मुझे आवाज़ देकर नीचे बुलाया कि भाई एडवेंचर बहुत हो गया, नीचे आ जाओ, ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता छत समेत नीचे आओ। तो ये चौबारा मैंने पढ़ा था कि लक्की चौबारा ये बहुत मशहूर था, नारा की इमारत, और बिलाखिर मैं यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गया। अफसोस भी हुआ और खुशी भी हुई। खुशी इस बात की हुई कि मैंने आज एक और इलाका खोज निकाला। खोजने की बात तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझसे पहले भी लोग यहाँ आए होंगे, उन्होंने इसे बनाया होगा नारा के हवाले से कोई तारीख़ी व्लॉग, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। तो अफसोस इस हवाले से हुआ कि हमने कुछ भी संभाल कर नहीं रखा, ना उन चीज़ों को जो बहुत बड़े बड़े महल्लात, मकबरे, किले, उन्हें भी संभाल कर नहीं रखा। तो ये तो एक छोटी सी इमारत है जो नारा गांव कह लें, कस्बा कह लें, उसकी एक गली में मौजूद है। जाने वाले चले गए, हमारे लिए निशानियाँ छोड़ गए। उसूली तौर पर होना तो ये चाहिए था कि हम इन निशानियों को संभालते, ताकि आने वाली नस्ल को हम बताते कि यहाँ कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी चीज़ें थी। लेकिन हमें इसकी तौफीक नहीं हुई। हमने सिर्फ दूसरी इमारतों को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो इमारतें भी हमने बर्बाद कर दी जो छोटे छोटे इलाकों में मौजूद है, छोटे छोटे शहरों में मौजूद है। चले, बड़ी इमारतों की तो बात समझ में आती है कि लोग वहाँ से ईंटें निकाल कर ले गए और उन्होंने अपने घरों में इस्तेमाल कर ली, लेकिन इस छोटे इलाके में ये छोटी सी इमारत, मेरा ख्याल है कि ये बरकरार रहनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से अब ये खंडरात में तब्दील हो चुकी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।